नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग विश्व भूगोल की यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते हमने क्या देखा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने फर्स्ट भाग पढ़ा है और फर्स्ट भाग में हमने देखा है कि स्वेस के अनुसार जो रासायनिक तरीके से जो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है उसके बारे में हमने आपको बताया है और हमें उम्मीद है कि आप उसको जो कि पढ़े भी होंगे और नोट भी बनाएंगे, शेयर लाइक सब्सक्राइब भी किए होंगे। ठीक है, तो स्वेस के अनुसार पृथ्वी को 3 भागों में जो बांटा गया था वो था आपका सियाल, सीमा और नीफे। ठीक, तो अब हम लोग बात करें, जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि हम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो देखिए स्वेस के अनुसार अलग था और उसके भूकंपी, एक तो अप्राकृतिक और एक प्राकृतिक। ठीक है, यानी आप बात करेंगे हम लोग प्राकृतिक रूप से यानी भूकंपीय रूप से पृथ्वी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आप वीडियो को फर्स्ट लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वैकेंसी आपके एकदम मतलब नजदीक आ गया है, यानी यूपीपी आपके सामने आने वाला है, एसएससी जीडी जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है, यूपीएसआई भी आने वाला है। ठीक है, और दिल्ली पुलिस भी जो कि आ चुकी है, ऑनलाइन भी हो रही है। तो इसको देखते हुए आप देखिए जीएस को कवर करिए। मैं एकदम डिक्टो एकदम मतलब आपको जो कंटेंट बता रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो जरूर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप इसको इग्नोर ना करो, आप इग्नोर करोगे ना तो परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको भी इग्नोर कर देगा वो। ठीक है, इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए, आप इसको कंटेंट को पढ़ो, खूब मन लगा के पढ़ो। ठीक, तो देखो आज हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग भूकंपीय आधार पे पृथ्वी की संरचना के बारे में बात करेंगे कि भूकंपीय आधार पे कितने भागों में पृथ्वी को बांटा गया है। ठीक है, तो भूकंपीय आधार पे कितने भागों में बांटा गया है इस पे विशेष चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो भूकंपीय आधार पे जो पृथ्वी की भाग को जो डिवाइड किया गया है उसको क्या क्या नाम देते हैं। ठीक है, और कितने किलोमीटर तक उसका जो कि गहराई तक माना गया है। ठीक, हम बात करेंगे आपका कॉनराड डिसकंटिन्यूटी यानी कॉनराड असंबद्धता के बारे में बात करेंगे, मोह, रेप्टी, लेहमन, गुटेनबर्ग, इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये आया कहां से। ठीक है, इस एक खोज किसने किया। ठीक, तो सबसे पहले जानो कि आपको ये देख रहे हैं भूकंपीय आधार पे बात कर रहे हैं कि भूकंपीय आधार पे कितने भागों में पृथ्वी को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आओ दोस्त समझा जाए थोड़ा सा। चलिए समझिए कि ये क्या है, आपका पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी की जो कि संरचना बताया गया है ये भूकंपीय आधार पे बताया गया है। ठीक, तो सबसे पहले जानो कि ये सबसे जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये आपको जो सबसे ऊपर दिख रहा है दोस्त, ये आपका क्या है, ये आपका सी है, यानी ये आपका क्या है, सी, यानी हम लोग कहेंगे सर ये समुद्र है। क्या है आपका, समुद्र है। ठीक है, समुद्र है। उसके बाद देखो इसके नीचे देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा देखिए जहां से बनाया गया है, ये आपका क्या है, ये आपका क्रस्ट है। क्या है आपका, क्रस्ट। ठीक है, ये आपका क्रस्ट है। ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, भूपर्पटी, यानी हम ये कहेंगे सर जो क्रस्ट भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो देखो सर ये समुद्र है, समुद्र से नीचे आओ, यहाँ पे ऐसे पे आओ। ठीक है, समुद्र से एक जैसे नदी ले लो, कुछ समुद्र है, समुद्र के ऊपर से नीचे आने के लिए आप आओगे तो क्या कहा जाएगा सर कि ये जीरो से लेकर 30 किलोमीटर तक। ठीक है, एक क्रस्ट का पूरा एरिया माना जाता है, 0 से 30 तक क्रस्ट का एरिया माना जाता है। इसको भी इसे हम लोग कहते हैं ऊपरी क्रस्ट। क्या कहते हैं, ऊपरी क्रस्ट। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट कहा जाता है और इसे हम लोग कहते हैं निचली क्रस्ट। ठीक, निचली क्रस्ट का नाम देते हैं। ठीक है, बड़ा ध्यान समझिएगा, निचली क्रस्ट का नाम देते हैं। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट क्या है, यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, ऊपरी क्रस्ट में भूकंप की बात करेंगे हम। भूकंपीय आधार पे पृथ्वी को बात कर रहे हैं कि भूकंपीय आधार पे कितने में मापा गया है। तो ध्यान रखना कि जो ऊपरी क्रस्ट है दोस्त, ये यहाँ पे जो भूकंप की जो तरंगे होती हैं, देखो कुछ जो महत्वपूर्ण मैटर है वो मैं बताऊंगा, कंटेंट एकदम जान लीजिएगा, जो परीक्षा से एकदम महत्वपूर्ण है, जुड़ाव। ठीक है, भूकंप की जो यहाँ तरंगे होती है ना दोस्त, यहाँ पे 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, यानी कहेंगे सर ऊपरी क्रस्ट पे जो भूकंप आएगी, तो ऊपरी क्रस्ट में जो भूकंप आती है तो वहां भूकंप की लहरें कैसी होती हैं या कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड होती हैं, तो 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से भूकंप जो कि अपर जो क्रस्ट है वहां पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज समझो कि जो निचली क्रस्ट है दोस्त, यहाँ पे भूकंप की लहरें 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, ठीक है, प्रति सेकेंड की रफ्तार से निचली क्रस्ट में भूकंप की तरंगे देखने को मिलती है।
ठीक। हम लोग भूकंप को मापते कैसे हैं, देखिए तो सिस्मोग्राफ, किससे, सिस्मोग्राफ से, ठीक है, सिस्मोग्राफ से भूकंप को हम लोग मापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि अभी भूकंप जब हम पढ़ाएंगे भूकंप का टॉपिक, वहां पे आपको एकदम विस्तार तरीके से बताएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको देखने के बाद ये लगा है कि ऊपरी क्रस्ट से अधिक निचली क्रस्ट में भूकंप की जो कि तरंगे अधिक है, यानी ऊपरी क्रस्ट में 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रही है और निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निचली क्रस्ट में आ रही है, ठीक है। तो बड़ा ध्यान समझिएगा कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ठीक है, ये ऊपरी क्रस्ट हो गया, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, ये आपका क्या हुआ, ऊपरी क्रस्ट हुआ, ठीक है, और ये आपका निचली क्रस्ट हुआ, अपर क्रस्ट, और ये क्या है, लोअर क्रस्ट, ठीक है, लोअर क्रस्ट। तो इसके और इसके बीच में एक असंबद्धता बनती है जिसे हम लोग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। हम लोग कहेंगे सर ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में क्या बनती है, तो सर हम लोग क्या कहेंगे, कॉनरॉड, कॉनरॉड असंबद्धता, असंबद्धता, ठीक है, असंबद्धता, यानी कॉनरॉड हम लोग डिसकंटिन्यूटी, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में दोनों के बीच में क्या बनता है, असंबद्धता बनती है। क्या नाम दिया गया है, कॉनरॉड नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया है, कॉनरॉड नाम दिया गया। आप देखिए एक असंबद्धता का खोज किसने किया था, तो हम कहेंगे सर 1909 में, 1909 ईस्वी में कहा जाए तो मोहो, नाम सुने होंगे आप लोग, मोहो असंबद्धता आगे आएगी, मोहो रोकविक का नाम सुने होंगे, रोकविक, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसकी खोज किया था, डिसकंटिन्यूटी का क्या किया था, इन्होंने खोज किया था, ठीक। देखिए अब एक बात समझ में आए, आप जैसे आप नीचे आओगे तो ऊपर का क्रस्ट हो गया, आप नीचे आओगे तो क्या पाओगे, मेंटल पाओगे, ठीक है, मेंटल पाओगे। तो मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, मेंटल को भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में कौन कौन सा है, ध्यान रखिएगा। ये आपका मान लो कि मेंटल हो गया, क्या होगा, मेंटल हो गया। एक इधर का क्या कहेंगे हम लोग, अपर मेंटल कहेंगे, ठीक है, अपर मेंटल नाम देंगे, ठीक है। इधर हम लोग कहेंगे सर लोअर मेंटल, क्या देंगे नाम, लोअर मेंटल नाम देंगे, ठीक है, अपर एंड लोअर मेंटल नाम देंगे, यानी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, और यहाँ कहेंगे सर निचली मेंटल नाम देंगे, ठीक है। ये एकदम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण चीजें मैं बताना चाहता हूँ, एक एक चीज को नोट करिएगा, भूकंपीय आधार पे मैं बता रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैंने बताया कि 0 से 30 किलोमीटर तक एक क्रस्ट की एरिया है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, यहाँ 30 से लेकर और निचली मेंटल तक की बात कर रहा हूँ, 30 से लेकर निचली मेंटल तक की बात कर रहा हूँ। ये पूरा 2900 किलोमीटर तक एरिया माना जाता है, कितना, 2900 किलोमीटर, ठीक है, 2900 किलोमीटर तक ये क्या है, मतलब क्रस्ट से लेकर 2900 किलोमीटर तक ये मेंटल का एरिया है। यानी हम कहेंगे सर 0 से 30 क्रस्ट की एरिया है, उसके नीचे आएंगे सर क्या कहलाएगा आपका अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो यानी हम कहेंगे सर 2900 किलोमीटर तक हम क्या होगा, निचली मेंटल का विस्तार होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि जब भूकंप, मेरे दोस्त, जब भूकंप का जो रफ्तार होती है, जो तरंगे होती है, जब वो निचली क्रस्ट से नीचे आती है ना, तो उसकी रफ्तार थोड़ा कम हो जाती है, क्या होती है, कम हो जाती है। तो रफ्तार कम कब होती है, जब दोस्त यहाँ पे 100 से 200 किलोमीटर अंदर तरंगे जाती हैं, ठीक है, 100 से 200 किलोमीटर के अंदर ये तरंगे जब धरातल के नीचे प्रवेश करती हैं, तो यहाँ की तरंगे क्या होती है, कम होती हैं, क्या होती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है, कम हो जाती है। निम्न गति का, निम्न गति मंडल, ठीक है, निम्न गति मंडल का हम लोग नाम देते हैं। यानी हम कहेंगे सर जब धरातल, जब भूकंप की तरंगे 100 से 200 किलोमीटर जब नीचे प्रवेश करती हैं, ठीक है, जब 100 से 200 किलोमीटर जब नीचे प्रवेश करेंगी, तो वहां पे जो होगी इसकी गति होगी वो कम हो जाएगी, इसलिए से निम्न गति का मंडल के नाम हम लोग देते हैं, पहली बात। और दूसरी बात समझिएगा, दो तरंगे पी और यस, ठीक है, पी और यस तरंगे हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो क्रस्ट हमने बताया ना कि जो भूकंप की तरंगे यानी पी, ठीक है, यानी पी तरंगों के बारे में बात कर रहे हैं, दो तरंगे पी और एस तरंगों के बारे में, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ। तो देखो जब क्रस्ट नीचे भूकंप की लहरें आएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे लो हमें देखने को मिलेगी।
उसके बाद क्या होगी, जब नीचे की ओर प्रवेश करेगी, भूकंप की लहरें क्या होगी, नीचे की ओर प्रवेश करेगी। तो ये निचली मेंटल है, तो ध्यान रखना कि मेंटल में यानी यहाँ पे क्या यहाँ पे होती है, यहाँ पे सबसे अधिक सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, सबसे अधिक यहाँ पे पाई जाती है। सिलिका और एल्यूमिनियम का ये परत बनी हुई होती है। यहाँ पे की भूकंप पी की जो रफ्तार होती है यहाँ पे नीचे आने पर यानी अपर मेंटल में आने पर लो हो जाती है, लेकिन जब इससे और नीचे प्रवेश करेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हाई हो जाएगी, ठीक है, यानी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और तेजी हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे आने पर और तेज हो जाएगी, ठीक, यानी हम कहेंगे सर जो प्राइमरी जो होती है, जो प्राइमरी तरंग होती है वो बहुत तेज जाती है। तो प्राइमरी तरंग जब बहुत तेज आएगी तो क्या सेकेंडरी तरंग उतना तेज जाएगी। देखिए ये आपका निचला क्रस्ट था और निचले क्रस्ट के बाद ये आपका अपर मेंटल हो यानी ऊपरी जो की मेंटल की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका असंबद्धता बन रही है, जो डिसकंटिन्यूटी बन रही है, वो किसके किसके बीच बनती है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, वो आप जानो। इस चीज को जब जानोगे अच्छे तरीके से जब रिवीजन करोगे तो माइंड में जाके सेटअप होगा। मैप पे देखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ऊपरी क्रस्ट से निचली क्रस्ट में क्या बना, कॉनराड असंबद्धता बना। निचली क्रस्ट से और ऊपरी मेंटल में क्या बनेगा, हम कहेंगे सर मोहो, क्या बनेगा, मोहो, ठीक है, मोह असंबद्धता, ठीक है, असंबद्धता। तो मोह असंबद्धता बनेगा, ठीक है। तो देखो ऊपरी क्रस्ट से निचली क्रस्ट में कॉनराड और निचली क्रस्ट से ऊपरी मेंटल में मोह असंबद्धता बना। पहले इसको बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना ये क्या है आपका, ये आपका क्या दोस्त, ये आपका लोअर मेंटल है, ठीक है। लोअर मेंटल से दोस्त आ जाओगे यहाँ पे, ठीक है, यानी अपर मेंटल से जब लोअर मेंटल में आओगे तो यहाँ पे आपका बनेगा रेपटी, क्या बनेगी, रेपटी, ठीक है। यहाँ पे देखो रेपटी, ठीक है, रेपटी असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता। अभी डिटेल बताऊंगा एकदम पूरा, एक एक चीज को नोट करो, अभी तो असंबद्धता ही बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो मोह असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता हो गई, ठीक है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच की जो बात है वो रेपटी असंबद्धता कहलाती है, ठीक। दूसरी चीज समझो भाई, आप लोअर मेंटल से आ जाओ, ये देखो आउटर कोर एंड इनर कोर, जो पृथ्वी का आंतरिक, ये पृथ्वी का क्या है, आंतरिक भाग है, पृथ्वी का क्या है, आंतरिक भाग है, ठीक है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग कहलाता है। और जब पृथ्वी का आंतरिक भाग में दो जो कोर, हमारा कोर दो भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो लोअर मेंटल से दोस्त यहाँ देखो, लोअर मेंटल से आ जाओ यहाँ पे आउटर कोर तक, ठीक है, लोअर मेंटल से आउटर कोर तक जब आओगे, फिर देखो कि लोअर मेंटल से आउटर कोर तक जब आओगे, लोअर मेंटल से आउटर कोर जब आओगे तो यहाँ पे बनेगा गुटेनबर्ग, क्या बनेगा, गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है, असंबद्धता, ठीक, गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। ध्यान रखना कि जब लोअर मेंटल से जब आउटर कोर में आओगे तो गुटेनबर्ग असंबद्धता बनेगा। और एक चीज समझेगा कि जब आप आउटर कोर से लेकर इनर कोर तक आओगे दोस्त, तो यहाँ बनेगी आपका लेहमन, क्या बनेगा, लेहमन असंबद्धता, लेहमन असंबद्धता का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई। और दूसरी चीज समझो, एक बार और मैं निकाल कर दे रहा हूं कि ऊपरी क्रस्ट से निचली क्रस्ट में कॉनराड, ठीक है, निचली क्रस्ट से लेकर ऊपरी मेंटल में मोह, और ऊपरी मेंटल से निचली मेंटल में रेपटी, ठीक है, ऊपरी और लोअर मेंटल से आउटर कोर में लेकर आपका गुटेनबर्ग, ठीक है, और आउटर कोर से इनर कोर तक आपका लेहमन असंबद्धता बनता है, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आई, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक। अब देखो एक हमने असंबद्धता बता दिया, दूसरी चीज समझो यहाँ पे, एक चीज और, आप किलोमीटर थोड़ा सा जान लो कि कितने किलोमीटर तक इसका विस्तार माना जाता है। तो जो हमने बताया कि लोअर मेंटल तक इसका 2900 किलोमीटर का विस्तार माना गया, कितना, 2900 किलोमीटर का। लेकिन यहाँ पे जब आप कोर में आओगे ना तो कोर को दो भागों में बांटा गया, तो दो भागों में किलोमीटर को भी दो भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। दो भागों में क्यों बांटा गया है, 2900 से आप जब आओगे कहाँ पे, आप आउटर कोर पे आओगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे 5150 किलोमीटर तक यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। यानी आप लोअर मेंटल से आउटर कोर तक आओगे तो 5150 किलोमीटर तक आप आ गए,
ठीक। जब उसके नीचे तक आप जाओगे, एकदम लास्ट पृथ्वी के एकदम अंदर तक जाओगे तो 6371 किलोमीटर अंदर, ठीक है। ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कहलाता है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज को नोट करिए, ठीक है, एक एक चीज को नोट करिए। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा आप रेज करते हैं, ठीक है, आप रेज करते हैं, आप इसको जान लिए हैं। अब चलो ठीक है, आओ एक बार और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस मैप पर, और मैप पे समझाएंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, हमें उम्मीद है, ठीक है। चलो दोस्त, एक चीज और जानिए यहाँ पे थोड़ा सा, आइए हम थोड़ा सा किलोमीटर की बात करते हैं, ठीक है। आप जाओगे 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट की बात है, फिर मेंटल तक आ जाओ 2900 किलोमीटर तक इसका लोअर मेंटल का विस्तार है, लोअर मेंटल का विस्तार है, ठीक है, लोअर मेंटल का विस्तार है। 29 से जब आउटर कोर पे आओगे तो 5150 किलोमीटर का विस्तार है। यहाँ जब अंदर पृथ्वी के अंदर आओगे तो यहाँ पे 6371 किलोमीटर ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक किलोमीटर है, भाग है, ठीक है। यहाँ पे आओगे, इनर कोर में आओगे, ठीक। ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे एक बार आओ, मैं बताना चाहता हूँ कि ये ऊपरी क्रस्ट से नीचे, जब निचली क्रस्ट में आओगे तो क्या बनेगा, कॉनरॉड बनेगा, क्या बनेगा, कॉनरॉड बनेगा, ठीक है, असंबद्धता। यहाँ से जब आओगे आपका कहाँ पे, ऊपरी मेंटल में, तो मोहो बनेगा, क्या बनेगा, मोहो असंबद्धता। यहाँ से जब निचली यहाँ पे आओगे, मोहो के बाद जब निचली मेंटल में आओगे तो रेपटी बनेगा, क्या बनेगा, रेपटी असंबद्धता। यहाँ से आउटर कोर पे आओगे तो सर बनेगा गुटेनबर्ग, क्या बनेगा, गुटेनबर्ग, ठीक है, गुटेनबर्ग। आउटर कोर से जब इनर कोर में आओगे तो क्या बनेगा सर, लेहमन, क्या बनेगा, लेहमन, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, इतनी बातें हमने आपको समझाया, ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात करेंगे आउटर कोर। जो आपको आउटर कोर दिख रहा है ना, ये आउटर कोर जो दिख रहा है, पहली वजह लो कि आउटर कोर एक तो तरल अवस्था में, किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। इसमें यस तरंगे होती हैं, यस लहरें होती हैं, इसमें प्रविष्ट नहीं करती, ठीक है, इसमें प्रविष्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि यस तरंगे जो होती हैं यह केवल ठोस में ही गति करती हैं, किसमें करती हैं, ठोस में ही गति करती हैं, यानी ये ठोस में गति करने के बाद द्रव और गैस में ये प्रवेश नहीं करती, ठीक है। इसलिए तरल अवस्था। और इसे देखिएगा, इसमें जो पी लहरें हैं, क्या है, पी तरंगे हैं, भूकंप की पी तरंगे हैं, यहाँ पे 13.6 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकेंड के रफ्तार से यहाँ पे प्राइमरी जो तरंगे हैं, यहाँ पे 13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से इस आउटर कोर में हमें ये तरंगे देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात समझो, जो अब आ जाओ इनर कोर में। इनर कोर की बात करें, अगर थोड़ा सा तीन तरंगों का जान लो कि ये ठोस, गैस और द्रव, ये तीनों अवस्था में तरंगे देखने को मिलती है, लेकिन जो यस है ये केवल ठोस में देखने को मिलती है, ये केवल ठोस में देखने को मिलती है। इनर कोर में आ जाओ, इनर कोर में जो पी तरंगे होती हैं, कौन सी तरंगे, पी तरंगे, ये 11.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से हमें देखने को मिलती है, लगभग 11 किलोमीटर सेकेंड के रफ्तार से देखने को मिलती है, यहाँ तरंगे आती है, ठीक है। दूसरी बात समझो, यहाँ ये निकेल से बना हुआ है, ठीक है, निकेल से बना है और लोहा से बना हुआ है। ये परत किससे बना है, निकेल और लोहा से बना हुआ है। ये प्लास्टिक, इसमें क्या पाई जाती है भैया मेरे, प्लास्टिक है और ये ठोस है, ठीक है, प्लास्टिक से बना और ठोस पदार्थों से ये बना हुआ ये क्या है, परत है, ठीक है, ये परत है। 2-3 ले लीजिए, 2-3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पी तरंगे इस इनर कोर में हमें देखने को मिलता है। ये सब भूकंप के आधार पे, किसके आधार पे, भूकंप के आधार पे, ठीक है। आप देखो ये चीज तो हमने जाना, ये देखो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बस हमें जानेंगे कि जो डिसकंटिन्यूटी यानी जो असंबद्धता उत्पन्न हो रही थी, जो बन रही थी, इसको जानना बड़ा जरूरी था, और किलोमीटर को जानना बड़ा जरूरी था, और किस परत में पी तरंगे सर्वाधिक होती है, कहाँ पे यस तरंगे होती है, ये बहुत जानना जरूरी था, इसमें और कोई विशेष था नहीं, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, ये आपका समुद्र है, क्या है आपका, समुद्र, ठीक है, समुद्र है।
यहाँ देखो एक चीज बात समझो, यहाँ पे लिखा है लिथोस्फीयर, जिसे हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं? स्थल मंडल का नाम देते हैं, ठीक है। यानी 0 से 100 किलोमीटर तक ये स्थल मंडल का देखने को मिलता है। ये स्थल मंडल देखो यहाँ पे, ये आपका क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर देखिएगा, ये आपका ऊपरी क्या है, ये समुद्र है। क्या है आपका जो नीला दिख रहा है, ये आपको जो नीला दिख रहा है समुद्र है, ठीक है। इसके नीचे समुद्र से हम लोग आए कहाँ, क्रस्ट में आए। ये आपको क्रस्ट दिख रहा है, ध्यान समझिएगा, ये आपको क्रस्ट है। क्रस्ट वाले भाग में दो, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इसके बीच में जब अपर सॉलिड मेंटल में आएंगे तो बड़ा ध्यान समझिएगा कि जब हम क्रस्ट से किस में आएंगे, मेंटल में आएंगे, तो इसके बीच में एक बनता है एथनोस्फीयर। एथनोस्फीयर, ठीक है, एथनोस्फीयर बनता है। और जो एथनोस्फीयर बनता है ना दोस्त, एथनोस्फीयर ज्वालामुखी का प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है। ज्वालामुखी का प्रमुख स्रोत होता है एथनोस्फीयर। लगभग 400 किलोमीटर के अंदर हमें देखने को मिलता है एथनोस्फीयर। और एथनोस्फीयर ज्वालामुखी का प्रमुख स्रोत है, वहीं से लावा निकलता है। वहीं से क्या निकलता है? लावा निकलता है। तो यही देखो लिथोस्फीयर हो गया। लिथोस्फीयर के बाद आओगे हम लोग एथनोस्फीयर में आएंगे। कहाँ आएंगे? इथनोस्फीयर में आएंगे, ठीक है। जब हम लोग यानी ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में आएंगे तो ऊपरी मेंटल निचली मेंटल के बीच में एथनोस्फीयर है, और एथनोस्फीयर में ही हमें ज्वालामुखी के प्रमुख स्रोत देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ये भूकंप के आधार पे हमने देखा, और भूकंप के आधार पे हमने किलोमीटर असंबद्धता देखा, किलोमीटर देखा, और कौन कौन सा है परत है। तो ये 3 परत में क्रस्ट, मेंटल और आपका कोर यानी क्रोड में बांटा गया था, ठीक है। ये 3 पार्ट में बांटा गया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट भी करें माइंड में, आपको जो कि विराजमान भी हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, ठीक।